अहमद नदीम कासमी का एक खूबसूरत अफसाना सिफारिश सुनने से पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। मोहल्ले की बड़ी गली के मोड़ पर 3-4 तांगे हर वक्त मौजूद रहते हैं, मगर उस रोज़ मैं मोड़ पर आया तो वहाँ एक भी तांगा नहीं था। मुझे खासी दूर भी जाना था और जल्दी भी पहुंचना था, इसलिए तांगे का इंतज़ार करने लगा। तांगे तो बहुत से गुजरे मगर सब लगे हुए थे। अचानक मैंने फीके कोचवान को अपनी तरफ आते देखा तो पुकारा, भाई फीके, तांगा कहाँ है? तांगा लाओ ना। तांगा तो बाबूजी आज नहीं जोड़ा है, फीके ने जवाब दिया। मैंने देखा फीका जो कोचवान का कोचवान और पहलवान का पहलवान था, आज इतना मासूम लग रहा था जैसे पहली जमात में दाखिला लेने आया हो। उसने आज शेव भी नहीं बनवाया था। उसकी आंखें भी सुरमे से महरूम थीं और बोटी की तरह सुर्ख हो रही थीं। क्या बात है फीके? मैंने पूछा। वो बोला, बाबूजी एक काम है। हाँ हाँ कहो, मैंने कहा। काम ये है बाबूजी कि आप मेरे बाबा को तो जानते हैं ना? फीका बोला। उसकी एक आंख चली गई है। ओहो, मुझे दुख हुआ। कैसे गई? क्या कोई हादसा हुआ? जी नहीं। फीके के चेहरे पर भोलपन का एक छींटा पड़ गया। लाल लाल तो वो हर वक्त रहती थी और उसमें से पानी बहता रहता था, आप तो जानते हैं। आप तो बाबा के साथ कई बार तांगे पर बैठे हैं। तो बाबूजी, कल क्या हुआ कि बाबा मिस्टी शामी से गुजरा तो सांडे का तेल बेचने वाला एक हकीम सुरमा बेच रहा था। बाबा ये सुरमा ले आया और हमें बताया कि इससे आंख की लाली जाती रहेगी। हकीम ने खुदा रसूल की कसम खा के कहा है और ये भी कहा है कि ना जाए तो क्यामत के दिन मुझे गर्दन से पकड़ना। मैंने भी कह दिया कि हकीम खुदा रसूल को बीच में डाल रहा है तो जरा सा लगा ले। अम्मा ने भी यही सलाह दी। उसने लुकमान हकीम हिकमत का बादशाह पढ़ा और आंख में सलाई फेर ली। बस फिर क्या था बाबूजी? कसम खाकर कहता हूँ, जब से अब तक आंख लगी हो तो अपने बाप का नहीं। बाबूजी, आप थक तो नहीं गए? सिगरेट वाले की कुर्सी उठा लाऊं? इस वक्त फीका मुझे ऐसा लगा जैसे उसके चौड़े चकले सीने पर गुड्डे का हिरान सर रखा हुआ है। मैंने कहा, तुम भी हद करते हो फीके, अब आगे भी कहो ना। फीके की आंखों में ममूनियत की नमी जागी। वो बोला, बस बाबूजी, खुदा आपका भला करे। रात तो चीख चाक के गुजार दी। फिर सुबह को मोहल्ले के सारे कोचवान इकट्ठे हुए तो उनमें से चचा रशीद ने कहा कि पोस्त के डोडे पानी में उबालो और उसी पानी से आंख धो। धोई पर बाबा उसी तरह तड़पता रहा। फिर किसी ने कहा कि पालक का साग उबाल कर बांधा और जब खोला तो बाबा ने साफ कह दिया कि अब क्या जतन करते हो, आंख का दिया तो बुझ गया। हमारे घर में तो पर्स पड़ गई बाबूजी। उसे एक अस्पताल ले गए, फिर दूसरे में ले गए, दोनों में जगह ना थी। दोपहर को राजगढ़ के कोचवान ने बताया कि उसका साला म्यू अस्पताल में चौकीदार है। उसकी सिफारिश से जगह तो मिल गई पर बरामदे में, वो भी कोई ऐसी बात नहीं। पर बाबूजी, शाम होने को आई है और अभी तक कोई डॉक्टर तो क्या कोई नर्स भी उधर नहीं आई। आप साहब लोग हैं, ये देखिए हाथ बांधता हूँ, मेरे साथ चलकर किसी डॉक्टर से कह दीजिए कि सदीके मरीज को जरा सा देख ले। मैंने कहा, वहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर अब्दुल जब्बार, उनसे मेरा सलाम कहो, काम हो जाएगा। ना हुआ तो कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस वक्त मुझे एक दावत में जाना है। नाम याद कर लो, डॉक्टर अब्दुल जब्बार। फीका मेरे बहुत से शुक्रिया अदा करके चला गया। फिर मुझे खाली टांगा मिल गया। टांगा म्यू अस्पताल के सदर दरवाजे के सामने से गुजरा तो मैंने देखा कि फीका अस्पताल के एक चौकीदार से बातें कर रहा है। जाहिर है डॉक्टर अब्दुल जब्बार का पता पूछ रहा होगा। एक बार जी में आई कि अस्पताल जाकर जब्बार साहब से कह दूं, मगर अब टांगा आगे निकल गया था और मुझे पहले ही देर हो गई थी। कुछ दूर जाकर घोड़ा फिसल कर गिरा और 10 मिनट तक गिरा रहा। फिर जब उठा और चलने लगा तो यकायक जब्बार साहब का स्कूटर मेरे टांगे के करीब से जन से गुजर गया। जब्बार साहब, मैं चलाया, मगर जब्बार साहब मेरी आवाज से तेज निकले। कोई बात नहीं, मैंने सोचा, कल कह दूंगा, कल पहला काम ही यही करूंगा। रात को मैं घर वापस आया तो मालूम हुआ कि फीका कोचवान आया था और कह गया था कि बाबू आए तो मुझे बुला लें। मैंने सोचा
इस वक्त कौन बुलाए? अगर जब्बार साहब अस्पताल ही को जा रहे थे और फीके का काम हो गया है तो शुक्रिया, सुबह कबूल कर लूंगा। और अगर काम नहीं हुआ तो जो भी कोशिश होगी सुबह ही को होगी। सुबह को मैं अभी बिस्तर से निकला नहीं था कि फीके ने दरवाज़ा खटखटाया। मालूम हुआ कि रात जब्बार साहब ड्यूटी पर नहीं थे। उनकी ड्यूटी आज दिन की है। यानी तुम्हारा बाप दिसंबर की इस सर्दी में बरामदे में ही पड़ा रहा? मैंने अपने अंदाज में तशवीश जाहिर की। जी हाँ, वो बोला। मगर ये तो कोई ऐसी बात नहीं बाबूजी, आपने हमारा घर नहीं देखा। 10 साल से छप्पर में पड़े हैं। और उसकी आंख? मैंने पूछा। वो तो चली गई बाबूजी। फीका यूं बोला जैसे उसके बाप की आंख जाया हुए बरसों गुजर चुके हैं। मैंने कहा, जब आंख जा ही चुकी है तो बेचारे बुड्ढे को अस्पताल में क्यों घसीटते फिर रहे हो? वक्त भी जाया होगा, रुपया भी जाया होगा। फीका बोला, बाबूजी क्या पता आंख के किसी कोने खुदरे में बिनाई का कोई भूरा पड़ा रह गया हो। देखिए, चूल्हा बुझ जाता है तो जब भी देर तक राख में हाथ नहीं डालते। क्या पता कोई चिंगारी सुलग रही हो। मैं इस बात से चौंका। आज तक फीके ने मुझसे सिर्फ चारे की महंगाई और आटे में मिलावट के मौजू पर बातें की थी। फिर वो आजिज़ी से बोला, बाबूजी जरा सा मेरे साथ चले चलिए। मेरे जिस्म में से नींद अभी पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। फिर नहाना था, शेव करना था, चाय पीनी थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें अपना कार्ड दिए देता हूँ, वो डॉक्टर जब्बार को दिखा दो। बड़े यार आदमी हैं, फटाफट काम कर देंगे। तुम्हारा बाप एक बार वार्ड में चला जाए, फिर इलाज के लिए तो मैं खुद जाकर कहूँगा। वो मुझसे कार्ड लेकर यूं चला जैसे दुनिया जहां की दौलत समेटे लिए जा रहा हो। मैंने कार्ड पर लिख दिया था, जब्बार साहब इसका काम कर दीजिए, बेचारा गरीब आदमी है, दुआएं देगा। और मुझे यकीन था कि काम हो जाएगा। डॉक्टरों को सिर्फ इतना ही तो देखना था कि आंख पूरी तरह बुझ गई है या थोड़ी बहुत रमक बाकी है। मैं दिन भर घर से गायब रहा और फीका दिन भर मेरे घर के चक्कर काटता रहा। शाम को उसने मुझे बताया कि जब्बार साहब बैठे तो हैं पर कोई अंदर नहीं जाने देता। कहते हैं बारी से आओ, और मेरी बारी आती ही नहीं। घुटना पजामे में से झांक रहा हो तो बारी कैसे आए बाबूजी? फीके ने मुझे एक बार फिर चौंका दिया। न जाने पहलवान फीके के अंदर ये हसास फीका इतने बरसों से कहाँ छुपा बैठा था। मैंने वादा किया कि कल जरूर चलूंगा। अब तो शाम हो गई है। दूसरे दिन सवेरे ही मुझे शेखुपुरा जाना पड़ गया। रात को वापस आया तो मालूम हुआ कि फीका आया था। इसके बाद 3 दिन तक मैंने ज्यादा वक्त घर में गुजारा, मगर फीका न आया। चौथे रोज मैंने गली के मोड़ पर एक कोचवान से फीके के बाप का पूछा तो मालूम हुआ कि उसे वार्ड में जगह मिल गई है। इतने में फीका भी आ निकला। मुझे जरा सी नदामत थी, इसलिए झूठ बोलना पड़ा। क्यों फीके? जब्बार साहब ने काम कर दिया ना? वो बोला, मगर बाबूजी वो तो मुझसे मिले ही नहीं। मैंने फौरन कहा, मैंने उन्हें फोन कर दिया था। फीके का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया और उसकी आंखों में ममूनियत की नमी जाग उठी। जब भी मैं कहूँ, नर्स बार बार ये क्यों कह रही है कि देखो बुढ़े को तकलीफ ना हो। फिर मैं वहां से चला आया। मेरे कदम आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे थे, मगर जहन जैसे शिकस्त खाकर भागा जा रहा था। रात को नींद ने नदामत दूर कर दी, मगर सुबह ही फीका दरवाजे पर मौजूद था। बोला, आपकी मेहरबानी से दाखला तो मिल गया था, पर अब उन्होंने बाबा को कोट लखपत के अस्पताल में भेज दिया है। ये तो बड़ा गजब हुआ बाबूजी। आज मैं अमाम को साथ लेकर गया, 2 रुपए गुल हो गए। कुछ हो सके तो कीजिए। मैंने कहा, मैं अभी जाकर डॉक्टर जब्बार को फोन करता हूँ। मैंने फोन किया भी, मगर डॉक्टर साहब मिल न सके। फिर मसरूफियतों में बात आई गई हो गई। 5-6 रोज बाद मैंने फीके को देखा तो सोचा कि नजरें चुरा के साथ वाली गली में मुड़ जाऊं और वहां से भाग निकलूं। मगर फीका लपक कर मेरे पास आया और बोला, बाबूजी समझ में नहीं आता, आपके किस किस एहसान का बदला उतारूंगा। झूठ ने मेरी नदामत को कान से पकड़कर एक तरफ हटा दिया। वापस आ गया ना तुम्हारा बाबा? फीका बोला, वापस भी आ गया और ऑपरेशन भी हो गया। जुमा को पट्टी खुल रही है, दुआ कीजिए। मैंने कहा, अल्लाह रहम करेगा। फिर वो जुमा की शाम को आया
तो बोलते ही जार जार रोने लगा। बाबूजी गजब हो गया। पट्टी खुली तो पता चला कि एक आंख तो गई ही थी, दूसरी पर भी असर पड़ गया है। कहते हैं अब पहले ऑपरेशन का जख्म मिले तो दूसरा ऑपरेशन होगा और दूसरी आंख का भी होगा। मैंने उसे तसल्ली दी और उसे साथ लेकर सामने एक दुकान से डॉक्टर जब्बार को फोन किया, मगर बदकिस्मती से वो फोन पर मौजूद ना थे। फिर मैंने उससे वादा किया कि कल जाकर डॉक्टर जब्बार से मिलूंगा। वो अस्पताल में ना हुए तो उन्हें घर में जाकर पकड़ूंगा। दूसरे दिन मैं जा तो ना सका, अलबत्ता डॉक्टर जब्बार को फोन जरूर किया। वो फिर गायब थे। इधर फीका भी गायब हो गया। शायद 2-2.5 हफ्ते बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर ने आकर बताया कि फीका कोचवान आया है। मैंने भी उसे खिड़की में से देख लिया, बिल्कुल हल्दी हो रहा। मैंने नौकर से पूछा, क्या तुमने उसे बता दिया कि मैं मौजूद हूँ? जी हाँ, नौकर बोला, बस मेरे मुंह से निकल गया। बड़े अहमक आदमी हो। मैंने उसे डांटा और कहा, जाओ कह दो कपड़े बदल रहे हैं, आते हैं। कपड़े तो मैंने बदल रखे थे, अलबत्ता मैं अपने तेवर बदलने की कोशिश करने लगा। फिर अचानक ख्याल आया कि कितना छोटा आदमी हूँ। 2 पैसे या 2 रुपए या चलो 2 लाख की भी बात नहीं, 2 आंखों की बात है और मैं झूठ बोले जा रहा हूँ। मुझे फीके के सामने इतराफ कर लेना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। फिर मैंने वो फिक्रे सोचे जो मुझे फीके के सामने इस अंदाज से अदा करने थे कि उसे सच्ची बात भी मालूम हो जाए और उसे दुख भी ना हो। मैं बाहर आया तो फीका बोलते ही जार जार रोने लगा। बाबूजी, कुछ समझ में नहीं आता कि कुछ समझ में नहीं आता। उसकी आवाज भरा गई। मेरे सोचे हुए फिक्रे एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। बमुश्किल मैंने कहा, फीके, बात ये है। आंसुओं से भीगा हुआ बच्चों की तरह गोल गोल सुर्ख चेहरा लिए फीका उठा और बोला, बाबूजी, कुछ समझ में नहीं आता। मैं शुक्रिया अदा करूं तो कैसे करूं? मेरा बाबा ठीक हो गया है। उसकी दोनों आंखें ठीक हो गई हैं। उसे बिनाई अल्लाह ने दी है और आपने दी है। आपने मुझे खरीद लिया है बाबूजी। कसम खुदा की उम्र भर आपका नौकर रहूंगा। और मैंने एक बहुत लंबी, बहुत गहरी सांस लेकर कहा, कोई बात नहीं फीके, कोई बात नहीं।